हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स। पहले उससे पहली बात कि हमने 2-3 दिन पहले मैंने समरी पढ़ाया था, जिसमें मैंने समरी लिखाया था यानी तब का। इसमें 2-3 लोग कुछ लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि सर याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। अरे यार, याद तो कैसे ना होगा, तुम लिख लिख के तो प्रैक्टिस करो। अगर किसी टीचर का लिखाया होंगे तो उसका समरी देखना, उनका समरी मुझसे कम से कम दोगुना रहेगा, ठीक है ना। मैंने तो उतना छोटा लिखाया फिर भी याद नहीं हो रहा ना। किसी अदर टीचर को देखना, कम से कम उसका दोगुना उससे ज़्यादा भी रह सकता है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लिख करके अब 5 नंबर का आता है, कम से कम 10 लाइन भी नहीं लिखेगा। हम तो 10 लाइन कभी नहीं लिखे हैं, 10 लाइन भी नहीं होगा। और उसका हिंदी भी तुम लोग को व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं, फिर भी नहीं याद हो रहा है। लिख लिख के याद करना, समझा ना। लिख लिख के याद करो, याद हो जाएगा। कितना के टीचर का तो हम देख चुके हैं कि बड़ा बड़ा लिखाते हैं, क्या फ़ायदा लिखाने का। हाँ, जब याद ही ना हो, इसलिए हम सोच करके छोटा ही लिखें ताकि इतना तो याद कर लो। अगर इसे याद करते हो ना तो 2 नंबर वाला भी कम से कम बन जाएगा, गलती से लेकिन बन जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर वाला एक्सप्लेन कम से कम बन जाएगा समरी से। ध्यान नहीं दे तो उसको ध्यान से लिख लिख करके पढ़ना। और हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इसको भी फोकस से पढ़ना। हेडफोन लगा लो, शांति से कहीं एक में बैठ जाओ, आराम से सुनो और समरी भी लिख लिख के याद करना, समझा ना। तो आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र क्या है? अगर कोई परिभाषा पूछे तो सिंपल सा बचपन से तो पढ़ता आ रहा होगा यार, कि भौतिक शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन में होने वाले दैनिक जीवन में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, ये सब तो विज्ञान ही है, सॉरी भौतिक ही तो है, फिजिक्स ही तो है। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई दौड़ रहा है, सब में फिजिक्स का इस्तेमाल होता है। इसका क्या परिभाषा बना सकता है कि जीव विज्ञान, सॉरी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दैनिक जीवन में होने वाले सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं, ठीक। इसका जनक ज़्यादा मतलब इनका जनक न्यूटन को कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, आवाज़ सही आ रहा है ना यार, सर आइजैक न्यूटन। फिर ना मेहनत ख़राब हो जाए। सुबह में रिकॉर्डिंग पूरा कर लिए थे, जब हम लास्ट में देखते हैं ना तो पता चलता है कि आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रहा था, पूरा मेहनत बेकार हो गया, फिर से बना रहे हैं। तो इनका जनक का नाम है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन इनका शॉर्ट में बोला जाता है न्यूटन। इनको जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ना फिजिक्स के में बहुत बड़ा योगदान दिए थे। ऐसे आधुनिक के फिजिक्स का जनक तो आइंस्टीन को कहा जाता है, बट ऐसे गैलीलियो बहुत सारे हैं जिनको जनक कहा जाता है, बट इनको ना मेन रूप से भौतिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है, न्यूटन को, क्योंकि इनका योगदान बहुत था। वही न्यूटन जिनका सिर पर सेब गिरा था, गुरुत्वाकर्षण का खोज किए थे, ठीक है। तो फिजिक्स में ट्वेल्थ का फिजिक्स में दो बुक है, फर्स्ट बुक एंड दूसरा है सेकंड। 2 बुक को मेनली पढ़ना है, ठीक है। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? तो अस्थिर, देखो अस्थिर जो रुका हुआ हो, अस्थिर ऐसे लग रहा है, अस्थिर जो रुका हो, वैद्युत का मतलब आवेश। अस्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, अस्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अस्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। अस्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अस्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसमें ना मैं पढ़ाऊंगा फर्स्ट एंड सेकंड बुक, और आगे तो चलता है आवेश, बट इसमें ना ये ध्यान में रखना कि कहीं भी आवेश का नाम लेना तो उसमें आवेश रुका हुआ रहेगा, उसमें आवेश रुका हुआ रहेगा, आवेश चलेगा नहीं, ठीक ना। ध्यान से समझना, आवेश हमेशा रुका हुआ रहेगा। जैसे अगर बोलें कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, कुछ भी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र, अगर कोई चीज़ भी उत्पन्न हो रहा है, जैसे हम बोलें कि विभव उत्पन्न कर रहा है या फिर बल लगा रहा है कोई आवेश, तो आवेश का नाम लेना तो इसमें आवेश अस्थिर रहेगा, आवेश केवल एक स्थान पर आएगा। इसमें बार बार टॉपिक आ रहा है कि आवेश, आवेश क्या है, तो ध्यान से सुनना। आवेश परिभाषा लिखा देते हैं, अच्छा बोल देते हैं, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा बोल देते हैं। नोटबुक लेकर रहना और साथ साथ टॉपिक के वाइज इसको नोट्स बनाते चलना, ठीक ना, साथ साथ में। और जिसको भी नोट्स चाहिए बनाया भेज देंगे, इस पर मैसेज कर देना। 70-597-426 70-597-426 पे नोट्स है मेरे पास, हम भेज दूंगा। जिसको नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपना नोट्स परफेक्ट होता है, इसलिए अपना खुद का नोट्स बनाने का कोशिश करो, ठीक है। तो आवेश हम बताते हैं कि आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके अनुसार जिसके वजह से
मतलब आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसकी सहायता से वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या कहीं पहले से मौजूद है तो उसका अनुभव भी कर सकता है। ठीक है, विद्युत आवेश आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसकी सहायता से वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या फिर कहीं पे है उसका अनुभव भी कर सकता है। आवेश किसी भी वस्तु को वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके सहायता से वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या कहीं पे है तो उसका अनुभव भी कर सकता है। इससे बार बार एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है मूलभूत। मूलभूत क्या होता है? तो मूलभूत कहने का अर्थ है ना जो मतलब है वो मतलब पहले से किसी हर एक वस्तु में रहता है, उसे नहीं किसी ने बनाया नहीं किसी ने डाला, वो रहता है हर एक वस्तु में। भले ही वह उदासीन के माध्यम हो, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो जाता है तो उदासीन हो जाता है, मगर हर एक में रहता है जिस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सके। जैसे बोला किसी ने द्रव्यमान, हाँ तो है, बस द्रव्यमान जिस तरह से रहता है उस तरह से आवेश रहता है। ठीक है, तो आवेश मूलभूत गुणधर्म होता है किसी वस्तु का। मूलभूत मतलब समझ गया, जिस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सके, वो है तो है, बस। ठीक है, तो आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके साथ ऐसे वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या फिर कहीं पे है तो उसका अनुभव भी कर सकता है। यानी कि अगर कहीं पे विद्युत क्षेत्र है तो उसका हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम टो नहीं सकते हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। उसके लिए हमें आवेश की आवश्यकता पड़ेगा। आवेश ही हमें बताएगा कि हाँ यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि उसी से वो प्रतिकर्षित या विकर्षित हो सकता है। ठीक है, तो ये आवेश का परिभाषा हो गया। और आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ऋणात्मक आवेश, ऋण आवेश, और दूसरा होता है धन आवेश। देखो, आवेश किसी भी वस्तु पर धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, आवेश किसी भी वस्तु का पर धनात्मक हो या ऋणात्मक, इसका सिंपल सा एक ही कारण होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन या तो उस वस्तु से निकला है या फिर उस वस्तु में आया है। प्रोटॉन इसमें कुछ नहीं करता है, प्रोटॉन बेचारा आराम से रहता है, बस उसकी संख्या बढ़ जाता है जिसके कारण उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, उसकी संख्या घट जाता है जिसके कारण उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। प्रोटॉन अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ता है, केवल इलेक्ट्रॉन ही है जो स्थान को छोड़ करके निकाल भी सकता है, उसमें जा सकता है। इसका कारण क्या है? हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता है? इसका 2 कारण है। पहला कारण क्या है जो समझो, पहला कारण ये है कि प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता। अगर कोई पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन ही किसी वस्तु से क्यों निकलता है, प्रोटीन क्यों नहीं निकलता, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता है? तो प्रोटॉन इसलिए नहीं निकलता क्योंकि जो प्रोटॉन का वजन है ना वो इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना ज़्यादा भारी होता है। 1837 गुना ज़्यादा होता है। ये चीज़ जैसे समझो कि मान लो एक ये है चिंटू और ये है पिंकू, और इसका वजन मान लो कि इसका वजन है 25 किलो और हम बोलें कि इसका वजन ना इससे ना 5 गुना ज़्यादा है। तो 5 गुना ज़्यादा कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका ना इससे ना इसमें 5 से गुना कर दो, जितना वजन आएगा ना उसका इतना वजन होगा, यानी 25 पचे 125 इतना वजन इसका होगा। यानी कि जितना गुना रहेगा ना उसे गुना कर देना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जितना वजन है ना उसको इतना से गुना करो तब जाकर के इसका वजन निकलेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन का नहीं निकालने का पहला कारण यह है कि उसका वजन अत्यधिक होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। दूसरा कारण ये है कि जो प्रोटॉन है ना प्रोटॉन पर ना बहुत ही प्रबल नाभिकीय बल लगता है। दुनिया का सबसे दम मजबूत बल है, प्रबल बल है जिसे कहते हैं नाभिकीय बल, वो इस पे लगता है क्योंकि ये हमेशा परमाणु के नाभि के अंदर होता है। इस पर लगने वाला बल नाभिकीय बल लगता है। इसमें कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल। बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, प्रबल होता है नाभिकीय बल, जिसके कारण ये बेचारा अपना स्थान छोड़ करके नहीं निकल सकता है। ये 2 कारण बताएं, पहला है कारण कि बहुत भारी है, दूसरा इस पर बल लग रहा है वो बहुत ही शक्तिशाली है। 2 कारणों की वजह से ये इसके कह सकते हैं कि प्रोटॉन अपने स्थान को नहीं छोड़ता है, केवल इलेक्ट्रॉन तो निकलता है या फिर उस पर जा सकता है या फिर निकल सकता है, इसमें डाला जा सकता है। यदि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया जाए तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना वो ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक होता है। अगर इसका खोज पूछ सकता है कि किसी ने खोजा, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना। ईंट हम याद किए हैं, अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो याद कर लेना, मतलब तुम लोग खुद का ट्रिक बना लेना। ईंट पर गिर कर नाच। देखो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन,
टा से हो गया थॉमसन, फा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, और न्यू से एन से ना से न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविन। देखो इसका ट्रिक है जो किसको किसने खोजा है, इलेक्ट्रॉन का खोजा थे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को खोजे थे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजे थे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजे थे थॉमसन ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड, प्रोटॉन को किसने खोजे थे रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को खोज के थे रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन को कहे थे चैडविन ने। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर बढ़ जाए उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, प्रोटॉन धनात्मक होता है, यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए तो भी तो पॉजिटिव आ जाएगा, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये केवल वजन के लिए गिना जाता है, ये उदासीन होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक चीज़ और आज स्टार दे करके लिख लेना, अगर लिखना है तो लिख लेना कि आवेशों को ना, आवेशों का हमेशा बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग क्या है, तो ऐसे देखो योग कई प्रकार का होता है, सदिश योग, बीजगणितीय योग, तो योग करना है ना तो ये जो आवेश का जो योग होता है ना वो चिन्ह के साथ होता है, अगर किसी पर, अगर मान लो कि कहा कि इस पर किसी वस्तु पर -5 कूलम आवेश है और किसी वस्तु पर +10 कूलम आवेश है, इसको अगर कहेगा कि दोनों को मिला के कितना होगा तो दोनों को चिन्ह के साथ जोड़ना है, यानी 5 कूलम और +10 कूलम, तो ये माइनस प्लस माइनस, और सॉरी माइनस में बड़का में से छोटा घटेगा, बड़का में से छोटा घटेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, प्लस से प्लस से बड़का की तरफ ज़्यादा है इसलिए प्लस होगा, यानी कि इस किसके साथ मतलब किस तरह से जुटेगा, चिन्ह के साथ, यानी जिस तरह से जैसे बीजगणित में होता है ना कि अगर माइनस है तो माइनस से रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस वाला प्लस वाला में से घट जाएगा, ठीक है, तो चिन्ह के साथ जुड़ता है, जिस तरह से मैथ मतलब मैथ को जिस तरह से यूज करता है ना उस तरह से इससे इसका आवेश का मतलब योग होता है, यानी चिन्ह के साथ होता है, ठीक है, याद रखना चिन्ह के साथ होता है, लिख लेना, इसका अगर देखना है तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाकी मिटा रहे हैं, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चैडविन, न्यूट्रॉन का चैडविन, 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 न्यूट्रॉन को चैडविन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश का मान समान होता है, बस फर्क कितना होता है कि इस पर नेगेटिव होता है और इस पर पॉजिटिव होता है, यानी इस पर प्लस लग जाएगा, इस पर माइनस लग जाएगा, इस पर प्लस लग जाएगा, दोनों पर समान ही आवेश होता है, ठीक है। तो हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आता है, बस वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते उस पर आवेश इसलिए नहीं रहता क्योंकि दोनों की संख्या समान आता है, और हम क्या बोलें कि आवेशों का हमेशा बीजगणितीय योग होता है, यानी कि अगर 10 उसमें प्रोटॉन है तो 10 ही वो इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों प्लस माइनस के साथ आपस में जुड़ेगा और कुल आवेश नेट आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और लिखना कि सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक जैसा, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। दूसरा लिखना कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है।
सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसका मतलब क्या है, यानी सजातीय मतलब समान आवेश, समान आवेश, समान का मतलब क्या है, समान एक दूसरे को ढकेलता है। जैसे कि प्लस है, इसको किसी प्लस के पास लेके जाओ, प्लस को प्लस के पास लेके जाएगा तो ये है जिसको इधर की ओर ढकेलेगा, और ये है जिसको इधर की ओर ढकेलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ये है जो इधर जाना चाहेगा और ये है जो कुछ इधर जाना चाहेगा। अगर हम ऋणात्मक आवेश को ऋणात्मक के पास लेके जाएंगे तो ये भी ऐसे ही करेगा, ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर, क्योंकि ये बल लगाएगा इस पर इधर और ये बल लगाएगा इस पर इधर। ठीक है, तो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को दूर ठेलने की कोशिश करता है। और समान में एक मतलब विपरीत में क्या होता है, विपरीत में होता है विजातीय मतलब विपरीत। विपरीत जैसे कि मान लो कि एक प्लस है, उसके पास कुछ माइनस को लेके जाओ तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा। अगर मान लो कि कोई ऋणात्मक को पॉजिटिव के पास लेके जाओ तो ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा। तो ये होता है विपरीत के साथ, ये एक दूसरे को खींचता है, विपरीत में एक दूसरे को खींचता है और समान में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें पर अगर बहुत काम देगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें ही हैं पर ध्यान से सुने जाएगा, आगे बहुत ही काम देगा। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि आवेशों की संकल्पना, आवेशों की संकल्पना कभी कभी पूछता है कि आवेशों का संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दिया जाता है। आवेशों का संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दिया जाता है, तो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी भी वस्तु पर आवेश आ भी सकता है, या फिर किसी पर धनात्मक आवेश आ सकता है या फिर ऋणात्मक आवेश आ सकता है। इलेक्ट्रॉन का कारण ही किसी पर धनात्मक आवेश आ सकता है या फिर किसी पर ऋणात्मक आवेश आ सकता है। तो इसको स्टार दे के लिख सकता है कि, अरे हिला नहीं ना, कि यदि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकले तो धन आवेश आएगा, आता है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में जाए तो ऋण आवेश आता है। यानी कि किसी में इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से दिया जाए तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, निकाला जाए तो धनात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो एक और पूछता है कि आवेश का क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। आवेशों का क्वांटमीकरण पीवीआई है। आवेश का क्वांटमीकरण, तो इसका पहले परिभाषा बोलते हैं, ध्यान से सुनना और नोट्स बना रहे हो तो लिखते जाना। आवेश का क्वांटमीकरण, इसके अनुसार आवेश का क्वांटमीकरण के अनुसार आवेश किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। आवेश किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज कहे तो मतलब समझो, देखो पूर्ण गुणज होता है जैसे पूर्ण संख्या, जैसे देखो 1 हो गया, 2 0 1 2 3 4 5 डॉट मतलब पूरा हो। जैसे कि हम 1.5 नहीं लिख सकते हैं, 2.2 नहीं लिख सकते हैं, 1.7 नहीं लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट नहीं देना, पूरा संख्या लिखना। 1 लिखा है तो 1, 2 लिखा है तो 2, 3 लिखा है तो 3, 4 लिखा मतलब 5। 4 के बाद डायरेक्ट क्या आता है 5, तो 5 ऐसा ना कि 4.2 4.4 ऐसा नहीं है, मतलब पूर्ण रहना चाहिए संख्या को, पूर्ण गुना। जैसे देखो किसी के पास अगर मान लो कि तुम दुकान से बटर बाइक बिस्कुट लाने जाते हो, किसी दुकान से बटर बाइक बिस्कुट लाने जाते हो, तो ऐसा कह सकते हो कि ऐसा कीजिए ना कि
आप 4.5 बिस्कुट दे दीजिए, ऐसा बोलते हो नहीं, क्योंकि वो पैक है, वो केवल एक मिलेगा या फिर 2 मिलेगा या फिर 3 मिलेगा। या तुम जाकर बोल सकते हो कि 1 दे दीजिए या 2 दे दीजिए या 3 दे दीजिए, पर तुम ये नहीं बोल सकते कि ऐसा कीजिए ना, आधा दे दीजिए, 1.5 को दे दीजिए, ये नहीं बोल सकते ना, यानी पूर्ण बोल सकते हो। यही पूर्ण, यानी कि आवेश का, किसी भी वस्तु पर आवेश है ना, उसका उसका जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज रहता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो कि मैंने कहा कि यह है ना, इस वस्तु पर ना 1 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश है। तो ये आवेश है ना, ये आवेश तभी आया है जब किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये वाला इलेक्ट्रॉन का आवेश का, इसको किसी संख्या से, पूर्ण संख्या से, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5, मतलब किसी भी संख्या से इसको गुना किया गया है, तब जाकर कितना संख्या आया है, इतना आवेश आया है। यानी कि अगर, मतलब कि अगर इसको देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इतना आवेश आया, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसको से भागा दे दो, कट जाएगा, 16 32 16 16 64, सॉरी ये 64 होगा, 16 64, तो ये कट जाएगा तो 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण ही 4 इलेक्ट्रॉन निकला, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तब जाकर के इस पर कितना आवेश आया, इतना आवेश आया है। यानी कि कोई भी संख्या है ना, अगर उसको आवेश की संख्या से भागा दोगे ना, तो पूर्ण संख्या ही मिलेगा, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण नहीं मिल रहा है तो वो आवेश संभव ही नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा है तो वो संख्या संभव नहीं है। इसे क्या सूत्र बन रहा है, जो देखो इसे सूत्र बना है, पहले परिभाषा इसका लिख लेना। इसका क्या बोले परिभाषा, कि किसी भी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इस पर इसका फॉर्मूला क्या होता है कि Q यानी आवेश, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ पे देखो ये तो Q आवेश है ही, N क्या है, तो पूर्ण संख्या जितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कितना, 1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी कि अगर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे हम बताते हैं, बोला कि किसी वस्तु इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको 60 पर कहीं लिख कर स्टार मार लेना। अगर देखो इसको क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किसी वस्तु से 8.0 गुना 10⁻⁹ कूलम, किसी वस्तु पे इतना कूलम आवेश है, तो यह बताएं कि उस वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, या फिर दिया गया है। आप समझना, देखो ये आवेश है, यानी Q दिया हुआ है, आवेश Q दिया हुआ है, आवेश Q, यार इसका अंक किधर है, आवेश Q, 2 मिनट बस, 2 मिनट नहीं, सॉरी 2 मिनट नहीं, कुछ सेकंड बस।
तो देखो हम क्या बोलें कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो ऋण आवेश कम जाता है, यानी कि ऋण आवेश कमा तो धन आवेश बढ़ जाएगा। ऋण आवेश जैसे कमा धन आवेश बढ़ जाएगा, धन आवेश बढ़ा। तो इसमें देखो कि आवेश को निकाला गया है या फिर डाला गया है। तो देखो इस पर आवेश कितना है, कुछ नहीं, आगे तो प्लस है, ठीक है। तो ये है आवेश। अब इस पे फार्मूला लगाओ, तो है 8.0 गुना 10 के पावर -19 गुलाम। और ये हमको पूछ रहा है कि इसको बताओ कितना है। तो एन निकालना है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो इसका पता कैसे चलेगा कि आवेश निकाला गया है डाला गया है, तो ये वाला बताएगा। यदि ये धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, यदि ये ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन को डाला गया है। तो एन ई की जगह पर कितना 1.4 गुना 10 के पावर -19 गुलाम। तो देखो ये से ये कटा और 16 × 5 = 80 5 बार में। तो एन का मान कितना आया, एन का मान कितना है, देखो इधर कंफ्यूज मत होना, ये मैथमेटिक्स है। इधर आएगा तो भागा में पड़ेगा, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। तो एन बराबर क्या निकल के आएगा, एन बराबर 5, यानी एन बराबर कितना निकल के आएगा 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, उस वस्तु से बाहर निकाला गया है। अभी तो एक इसका छोटा मोटा यूज किए हैं, इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। तो आवेश का क्वांटमीकरण समझ गया, आवेश का हमेशा बीजगणितीय योग होता है, ये भी समझ गया। अब एक चीज़ और बात छोड़ दें कि आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो सकता है। देखो आवेश का मात्रक देखो आवेश का मात्रक ध्यान से देखना। 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में, कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय का, आवेश बटा समय। विद्युत धारा किसके बराबर होता है, आवेश बटा समय, यानी Q बटा T का, यह होता है I, ठीक है। अब हमको इसके बराबर निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I, इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में IT। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो I विद्युत धारा एक मूल मात्रक है, मूल राशि है। तो मूल राशि का मात्रक, इसका एक मात्रक है जिसका नाम क्या है, एम्पियर। समय का तो क्या होता है, सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड। तो यही इसका असली मात्रक है, ठीक है। और इसी एम्पियर गुना सेकेंड को कूलाम कहा जाता है। तो इसको 3 तरह से पूछ सकता है कि आवेश का मात्रक क्या है, तो एम्पियर गुना सेकेंड, यानी कि ए गुना एस, या फिर कूलाम भी हो सकता है, एम्पियर भी हो सकता है। और ये है एसआई मात्रक, ये है एसआई मात्रक। अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो सीजीएस मात्रक क्या होगा, सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो देखो सीजीएस मात्रक में क्या होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम। और ध्यान रखना कि 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 के घात 9 स्टेट कूलाम का, ठीक है। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 3 गुना 10 के घात 9 स्टेट कूलाम का। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 19 नहीं 9, 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम का, ठीक है। अगर इसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि 1 स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है, 1 स्टेट कूलाम।
तो इसका देखो, इसको एक स्टेट निकालना है तो इसको इधर रहने दो, अब बाकी इधर एक बना दो, अब बाकी इसको इधर भेज दो। देखो अगर इसको इस तरह से करना है कि एक स्टेट गुलाम बनाना है तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। तो देखो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में गुना, 10 का घात 9 है, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, 10 का घात -9। तो एक स्टेट गुलाम बराबर 1/3 गुना 10 की पावर -9 गुलाम होता है। ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। अन्य मात्रक में, अन्य मात्रक न्यूमेरिकल में काम आएगा, तो अन्य मात्रक लिख लेना। पहला होता है माइक्रो कूलम, इसका सूचना किया जाता है माइक्रो कूलम से। दूसरा होता है मिली कूलम, MC। तीसरा होता है नैनो कूलम, नैनो कूलम NC। पिको कूलम, चौथा पिको कूलम PC, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, देखना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसको मिटा रहे हैं फिर उसका मान लिखाएंगे। देखो 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 के घात -6 कूलम का। 1 पिको कूलम बराबर होता है 10 के घात -12 कूलम का। 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10 के घात -9 कूलम का। 1 मिली कूलम बराबर होता है 10 के घात -3 कूलम का। ये मान भी याद रखना है, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और न्यूमेरिकल में तो एकदम जरूरी है कि एकदम आएगा, ठीक है। जरूरी है, कैसे देवे करता है कि एक माइक्रो कूलम, एक पिको कूलम, एक नैनो कूलम, ठीक है, इस तरह से देता है। तो इसको ध्यान रखना। आवाज़ कभी कभी कम हो जाता है, थोड़ा सा थक गए हैं, सुबह से पढ़ा ही रहे हैं यार, तो थक गए हैं, तो थोड़ा सा कभी आवाज़ कम हो जाता है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लेना। इसे तो हम कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कहीं बोलें, ठीक है। बाकी और इतना ध्यान रखना कि एक पिको माइक्रो कूलम बराबर 10 के घात -6 कूलम, एक पिको कूलम बराबर 10 के घात -12 कूलम, एक नैनो कूलम बराबर 10 के घात -9 कूलम, एक मिली कूलम बराबर 10 के घात -3 कूलम। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, यही हो गया। अब बताते हैं एक चीज़ और, देखो तुझे किस बात देखो किसी भी वस्तु पर देखो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, हम मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का मान लो कुछ तो कुछ होगा, मान लो कि नहीं है पर कुछ तो कुछ होगा, यानी कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले तो मानते हैं कि बहुत कम है, पर कुछ उसके मतलब कुछ तो वजन कमा कि नहीं कमा। अगर किसी में वस्तु में बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो ना के बराबर कुछ तो वजन बढ़ा। जैसे मान लो कि मान एक समुंदर है, ठीक, बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें से तुम जाकर के एक गिलास पानी निकाल लिया, समुंदर से जाके एक गिलास पानी निकाल लिया, तो बताओ समुंदर का पानी घटेगा? नहीं घटेगा। प्रैक्टिकली सोचें तो ये नहीं घटा है, पर लॉजिकली सोचें कि यार एक गिलास तो पानी कमा ना। ध्यान से समझना क्या समझ आ रहा हूँ कि एक पूरा समुंदर में, इतना बड़ा समुंदर में एक गिलास तुम पानी निकाला, प्रैक्टिकली सोचो तो वो पानी घटा नहीं, समुंदर में जितना पानी है उतना ही में है, ठीक। पर लॉजिकली सोचो यार उसमें से एक गिलास तो पानी कमा ना, एक गिलास तो पानी कमा। वही होता है कि किसी वस्तु से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, परंतु गलती से इलेक्ट्रॉन निकाल जाए तो कुछ तो उसका द्रव्यमान कमेगा, या फिर कहीं से इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाए तो कुछ तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यदि किसी वस्तु से निकल जाए तो उसका द्रव्यमान लॉजिकली घटता है, प्रैक्टिकली तो नहीं पर लॉजिकली घट जाता है, ठीक। लॉजिकली सोचो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो वजन होगा, और निकलने का कारण तो घटेगा। तो कभी कभी पूछता है कि बताओ किसी भी आवेश, किसी वस्तु पर आवेश के कारण वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है,
तो ध्यान से रखना, अगर किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश बढ़ रहा है तो उसका वजन भी बढ़ेगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आया है। ऋणात्मक आवेश बढ़ रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन आया है। अगर धनात्मक आवेश बढ़ रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका वजन कमा है। ठीक है, तो इसको लिख लेना कि क्वेश्चन बना के कि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से तो किसी वस्तु से निकले तो उस पर धन आवेश आता है तथा उसका वजन घटता है। पहला। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में आता है तो उस वस्तु पर ऋणावेश बढ़ेगा तथा वजन भी, यानी द्रव्यमान भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र बना सकते हैं कि डेल्टा एम यानी कि द्रव्यमान में आए परिवर्तन बराबर होता है प्लस माइनस यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 kg। 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 kg। अब इसका सूत्र लिखाएं, इसका मतलब क्या है, सूत्र लिखाए हैं, इसका मतलब क्या है तो समझाना कि यदि मान लो ये क्या है, पहले लिख देता हूँ। ये है द्रव्यमान में आए परिवर्तन, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये तो लिखा हुआ ही है, और ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें इंक भरो तो, जल्दी। इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अगर मान लो कि किसी में से कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है किसी वस्तु से, किसी भी वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखना। किसी वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है, किसी वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, तो निकालने गया तो उसका वजन घटा तो डेल्टा यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। देखो आवेश पर दूसरा है कि आवेश में अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो धनावेश देना है, इलेक्ट्रॉन निकले तो धनावेश देना है। इलेक्ट्रॉन आवेश में अगर इलेक्ट्रॉन जाए तो ऋणात्मक आवेश देना, ऋण घटाव का चिन्ह देना है, यानी माइनस का चिन्ह देना। अगर उसमें से आवेश निकले तो प्लस का चिन्ह देना। पर द्रव्यमान में उल्टा होता है कि यदि आवेश निकले तो ऋणात्मक ही देना है, अगर निकले तो ऋणात्मक, और उस पर आवेश इलेक्ट्रॉन आए तो धनात्मक, यानी निकाल रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह देना है। और देखो एन के जगह पर क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 5 गो इलेक्ट्रॉन का संख्या है, ये एन इलेक्ट्रॉन का संख्या है तो 5। और ई क्या है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 kg। इसका हल कर लेना, जो इसका आंसर आएगा यही इसका मान होगा। ठीक है।
तो समझ गया कि द्रव्यमान अगर एक किसी इलेक्ट्रॉन से आवेश इलेक्ट्रॉन निकले, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पर उसका वजन घट जाता है, प्रैक्टिकली नहीं पर लॉजिकली घट जाता है, ठीक है। पर किसी पर आवेश इलेक्ट्रॉन आए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए तो उसका वजन बढ़ जाता है, लॉजिकली बढ़ जाता है, ठीक है। और उसका ऋण आवेश भी बढ़ जाएगा, ऋण आवेश बढ़ेगा क्योंकि आवेश आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब आते हैं कूलॉम बल पे, ध्यान से समझना। और नोट्स हम भेजेंगे, सभी के पास नोट्स भेजेंगे, ध्यान देना, नोट्स से पढ़ना है, इसका भी नोट्स बनाते जाना है। क्योंकि कहा जाता है कि जो खुद से नोट्स बनाता है ना उसका याद तो होबे करता है, और दूसरा वो नोट्स आगे बहुत काम आता है। पर ज़्यादा कोरी मत करना, कोरी वाला काम नहीं करना कि सर देंगे तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसा मत करना है। चुपचाप अपना नोट्स बनाओ, ठीक है। चुपचाप हल्ला नहीं करना है, चुपचाप अपना नोट्स बनाओ, ठीक ना। अपना नोट्स खुद बनाना है। और देखो नोट्स इसलिए बनाने का रहे हैं कि देखो नोट्स बनाना शांति दिमाग से 3-4 पेन ले लेना, अलग अलग कलर का, एकदम कलरफुल मस्त एकदम डिज़ाइन करके बनाना। क्योंकि देखो हम भी बनाते हैं ना, हमारा नोट्स देखना, हम भी डिज़ाइन बना के करते हैं, ताकि नोट्स जब खोले ना तो एकदम मन खुश हो जाए और पढ़ने का मन करे। ऐसे नोट्स ही हौच पौच बना देगा तो ऐसे खुलते ही दिमाग में यार छोड़ दो सोने दो, ऐसे लगेगा कि छटाओ ऐसे उनको। अगर सुंदर दिखने में लगेगा तो दिमाग कहेगा यार कितना मस्त लग रहा है ना, एक बार पढ़ ही लेते हैं। अगर हौच पौच रहेगा तो लगेगा हटाओ हटाओ, पढ़े का कुछ नहीं मन करेगा। इसीलिए एकदम अच्छा से 2-3 पेन ले करके और अच्छा से बैठ के ध्यान से राइटिंग बैठा करके नोट्स बनाने की कोशिश करना। जितना अच्छा नोट्स रहेगा उतना ज़्यादा दिमाग में भी घुसता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि राइटिंग से क्या प्रभाव पड़ता है, राइटिंग बहुत डिफेक्ट डालता है हमारे माइंड को, ठीक है। अब पढ़ते हैं कूलॉम बल। कूलॉम बल क्या है, आइए हम बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसी से बहुत क्वेश्चन आता है। तो कूलॉम बल क्या कहता है ये समझना है। कूलॉम बल क्या कहता है कि कोई आवेश ध्यान से सुनना, कि कोई दो आवेश के बीच लगने वाला बल, या फिर वो आकर्षण हो या फिर प्रतिकर्षण हो, कोई भी बल लग रहा हो, उस पर लगने वाला बल, किसी आवेश के बीच लगने वाला बल, उस आवेश का गुणनफल, उस आवेश का, दोनों आवेश का गुणनफल तथा बीच के दूरी के वर्ग के, सॉरी देखो फिर से बोल रहा हूँ, उस दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के समानुपाती, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। उस दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल, उस दोनों आवेश, मान लो कि 2 आवेश रखा हुआ है, जैसे ऐसे समझाएंगे, ऐसे बोलेंगे तो ध्यान नहीं आएगा, पहले समझाएंगे देते हैं। जैसे मान लो कि 2 आवेश लगा हुआ है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, ठीक है। अब कहेगा ये इस पर कितना बल लगा रहा है, ये इस पर कितना बल लगा रहा है, तो इसके लिए ना ये दोनों का गुना कर दो, ये जो बल है, जो बल लग रहा है, ये दोनों के गुना के समानुपाती, और इसके जो बीच के दूरी यानी R है, इसको वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ परिभाषा, कि किसी भी 2 आवेश के बीच लगने वाला बल, किसी 2 आवेश के बीच लगने वाला बल उसके आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे समझाएं कि जैसे देखो ये आवेश है, हम बोलते हैं परिभाषा, उसको खुद से लिखना, ठीक ना, ये नहीं सोचना कि लिख लेंगे तब लिखेंगे, खुद से लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना आराम से। यहाँ पे भी एक Q है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि ये Q के कारण इस Q पर कितना बल लग रहा है। तो इसका बल का सूत्र क्या होता है कि ये दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा, Q गुना स्मॉल q गुना कैपिटल Q, इसके समानुपाती होगा, और इसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी अगर बीच के दूरी हम मान लेते हैं कि ये R है, ये R है, तो ये कितना हो जाएगा R के स्क्वायर का, यानी इसका समीकरण 1 देते हैं, इसे समीकरण 2 देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसे Q1 मान लो, इसे Q2 मान लो, तो इसको Q2 मान लो, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से, तो F बराबर क्या आ जाएगा, Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके इधर लिख सकता है कि जब समानुपाती का चिन्ह आता है तो एक नियतांक आता है,
तो इसमें समानुपाती का चिन्ह आता है, तो नियतांक आता है के Q1 और Q2 बटा आर स्क्वायर। मोस्ट भी आई है एकदम, बहुत जगह इस्तेमाल इसका होता है, तो हम स्टार देख लिख लो। और ये क्या है, तो निर्वात का विद्युतशीलता, निर्वात का विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या आया है नियतांक इसका, ये क्या होता है तब निर्वात का विद्युतशीलता, इसका मान होता है के बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसीलिए इसको इस तरह से भी लिख सकता है कि एफ बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो याद रखना के का मान इतना होता है। अगर इसको एस आई पद्धति में के का मान पूछे तो होता है 9 गुना 10 के पावर 9, और सीजीएस पद्धति में इसका मान 1 होता है, और इसका इतना होता है। अब कहेंगे सर इसका जो मतलब मात्रक काहे नहीं लिख रहे हैं, तो मात्रक इसीलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि हम तुम लोग को निकाल के बताएं कि मात्रक कैसे निकलेगा। देखो तुम लोग के सामने इसका मात्रक को व्युत्पन्न करेंगे, पहले इसको समझ गया, एक बार फिर से बता देते हैं कि कूलॉम बल क्या कहता है। कूलॉम बल क्या कहता है कि दो आवेश यानी कि दो आपस कैसी दूरी पर आवेश को रख दिया जाए, तो उस पर जो बल एक दूसरे पर अनुभव करेगा ना, तो वो बल किसके बराबर होगा, तो वो बल है ना जो दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलॉम का नियम कहते हैं। इसी प्रकार मैंने लिखा कि दोनों के आवेश का Q1 तथा Q2 के समानुपाती है, और उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, और इसको से हम ये निकालें। और ये समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो एक नियतांक आता है, हर एक समानुपाती में आता है। इसमें एक नियतांक आया के को विद्युतशीलता बोला जाता है, निर्वात का विद्युतशीलता बोला जाता है। इसका मान एसआई पद्धति में 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, और सीजीएस पद्धति में 1 होता है। इसका मात्रक निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, देखना। देखो फार्मूला क्या निकाले हैं कि एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। हमको इसका मात्रक निकालना है, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, तो इधर आ जाएगा, तो इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सॉरी इप्सिलॉन नॉट नहीं, एफ इधर आ गया है, तो ये एफ हो जाएगा। अब बताओ ये दोनों आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका भी कूलॉम, इसका भी कूलॉम स्क्वायर 4 पाई, ये तो एक नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं हो सकता है। बल का क्या होता है न्यूटन, और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, दूरी का क्या होता है मीटर। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर के पावर -2, ये लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक आ गया। अब के का मात्रक निकालना है, तो देखो के का भी मात्रक ये इप्सिलॉन नॉट का मान है, इसको बोला जाता है इप्सिलॉन नॉट, इससे बोला जाता है इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे लिख देते हैं। इप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12, ठीक है। इसका मात्रक यहाँ पे निकाले हैं कि कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, ठीक है। ये निकला इप्सिलॉन नॉट, इसे बोला जाता है इप्सिलॉन नॉट, इसे बोला जाता है इप्सिलॉन नॉट, ध्यान से सुनना, इप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, ठीक है। तो इप्सिलॉन नॉट का मान निकाल दिए। अब बताओ एफ बराबर क्या निकाले थे, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो इसको भेज दो नीचे, इसको भेज दो ऊपर, तो एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2, क्योंकि इधर भागा में था, इधर जाएगा तो गुना में, इधर गुना में था, इधर आया तो भागा में के। देखो बल का क्या होता है न्यूटन, आर का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और क्यू का कूलॉम स्क्वायर,
क्योंकि क्यू अति सी कूलम स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स 2। ये के का मान आया है, ये के का मात्रक है, ये के का मात्रक है और ये इप्सिलॉन नोट का मात्रक है। दोनों पूछता है कि के का मात्रक क्या होगा और इप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा। ध्यान से देखना क्या बोल लिख रहे हैं। इसका न्यूटन है जो इन्वर्स में है, मीटर भी इन्वर्स में है, बट इसका न्यूटन इन्वर्स में नहीं है और नहीं मीटर, इसमें कूलम इन्वर्स में है। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना और इसमें न्यूमेरिकल लाएंगे और टाइम भी हो गया है तो इतने तक रहने देते हैं, इतना पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान देना। और इस वीडियो को बनाने से पहले हम 2 वीडियो बना दिए थे। एक बनाए थे ना जिसमें मोबाइल ही बंद हो गया था और हम वीडियो बना रहे थे, और दूसरा जब बनाए ना तो एक में रिकॉर्ड तो पूरा हो गया पर आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो दोनों में मतलब तुमको 1 घंटा का वीडियो बनाने में हमको कम से कम तब 5 घंटा का टाइम लग गया है, क्योंकि इसका हम पहले भी मतलब बनाए वीडियो। पहले तो हम 2-2 घंटा का बनाए थे क्योंकि इसके आगे भी ले लिए थे क्लास, बट आज रात ज़्यादा हो रहा है। देखो टाइम कितना हो गया है, 10 बज गया है। देखो टाइम तुम लोग को दिखाते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रात को 10 बजे का, ताकि यहाँ पे आवाज़ ना हो। सुन का बहुत आवाज़ होता है। देखो कितना टाइम हुआ है, तो आप रहने देते हैं। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। बस।